हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 13 आवर इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण के बारे में। इसकी पहली हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग इसकी दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे। दूसरी हेडिंग है हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक, तो इस टॉपिक में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे जो है हमारी एक्टिविटी जो है, हमारे क्रियाकलाप गतिविधि इन्वायरमेंट को कैसे प्रभावित करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम सब पर्यावरण का समेकित भाग हैं। ठीक है, पर्यावरण के समेकित भाग हैं, अर्थात हम सभी लोग जो हैं पर्यावरण से कनेक्टेड हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप गतिविधियां हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। ठीक, तो हम सब पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण के समेकित भाग हैं। पर्यावरण में अगर परिवर्तन होगा तो वह परिवर्तन हमें प्रभावित करेंगे और हमारे जो क्रियाकलाप होंगे, गतिविधि होंगे, वे भी हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि पर्यावरण के द्वारा हम प्रभावित होंगे और हम पर्यावरण को प्रभावित करेंगे, अर्थात हम सब पर्यावरण का समेकित भाग हैं। ठीक, क्लास 9th में आप क्या पढ़े हैं? क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे क्रियाकलाप जो हैं, हमारी जो एक्टिविटी है, वह पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये बात हम 9th में चर्चा किए थे, बताए थे कि किस तरह से हमारी एक्टिविटी क्रियाकलाप जो है पर्यावरण को इफेक्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इस भाग में। ठीक है, इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी दो समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th में आपको जानना है पर्यावरण संबंधी दो समस्याओं के बारे में। अब वो पर्यावरण संबंधी दो समस्याएं क्या हैं? तो पहली समस्या है ओजोन परत का अपक्षय, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का नष्ट होना, और दूसरा है अपशिष्ट निपटान, जो कचरे हैं उनसे छुटकारा कैसे पाया जाए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं दो बातों पर अध्ययन करेंगे इस टॉपिक में कि हम पर्यावरण संबंधी दो समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहली चर्चा होगी आपकी ओजोन परत के अपक्षय के बारे में और दूसरा होगा अपशिष्ट निपटान के बारे में। तो आइए देखते हैं पहली टॉपिक, ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है, इसके बारे में। ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ओजोन होता क्या है, ओजोन किसे कहते हैं। ठीक, ओजोन जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलने से बनता है। ठीक है, ऑक्सीजन के जब 3 परमाणु मिलते हैं तो ओजोन का एक अणु बनता है। नॉर्मल जो ऑक्सीजन जो हमारे सांस में यूज होता है, उसमें ऑक्सीजन के केवल 2 परमाणु होते हैं। उस ऑक्सीजन अणु का फार्मूला होता है O2, और जो ओजोन की बात की जा रही है उसका फार्मूला होता है O3। ठीक है, तो ओजोन अर्थात O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन, जिसके विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं, ठीक है, उसके अणु 2 परमाणु से बने होते हैं। ठीक है, तो ओजोन जिसका फार्मूला O3 है कि अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं, जबकि सामान्य ऑक्सीजन, जिसके विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं, इसके अणु 2 परमाणु के बने होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। अब इनका वर्क क्या है? तो आप सामान्य ऑक्सीजन की बात अगर हम पहले करें, O2 जिससे हम सांस लेते हैं, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जबकि ओजोन जो है O3 वह घातक है, एक विष है। जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, वहीं ओजोन एक घातक विष है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो कि O2 सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए, रेस्पिरेटरी जीवों के लिए, सांस लेने के लिए, उनके लिए आवश्यक है, जबकि वहीं ओजोन जो है एक घातक विष है। ओजोन क्या है? एक घातक विष है। फिर इसका फायदा क्या है? परंतु यह ओजोन जो है, परंतु वायुमंडल के ऊपर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, इसके ऊपरी लेयर पे, परंतु वायुमंडल के ऊपर स्तर में
ओजोन एक आवश्यक कार्य को संपादित करता है। हमारे वायुमंडल, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपरी लेयर में, ऊपरी स्तर में ओजोन जो है एक आवश्यक कार्य को करता है। कौन सा आवश्यक कार्य है, किस ओजोन के द्वारा किया जाता है? तो यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पृथ्वी की सुरक्षा करता है। ठीक है, सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण होती है उसको यह ओजोन परत रोक लेता है, उसको अर्थ पे आने नहीं देता है। ठीक, अगर ये अर्थ पे आ जाएंगी तो क्या होगी? यह जो पराबैंगनी विकिरण है यह जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। जैसे यह गैस मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है, तो ओजोन जो है मनुष्य में स्किन कैंसर पैदा करती है। ठीक है, तो वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक कार्य संपादित करता है। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपरी लेयर में, वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन एक आवश्यक कार्य संपादित करता है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है, अर्थ के सरफेस पे आने नहीं देता है। यह पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो पराबैंगनी किरण जो है अर्थ पे आने लगेंगी, जो जीवों के लिए हानिकारक होंगी, जिनसे मानव में त्वचा कैंसर होगा। उदाहरण के रूप में यह गैस मानव में त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये ओजोन लेयर जो है विष है, घातक विष है, लेकिन यह भी अर्थ के लिए फायदेमंद है, क्योंकि अर्थ के वायुमंडल के ऊपरी सतह पर यह ओजोन लेयर पाया जाता है जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक देता है, अर्थ पे आने नहीं देता है। ठीक, आगे देखें। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन बनता है। ठीक है, अब प्रश्न है कि कैसे यह ओजोन का फॉर्मेशन वायुमंडल के ऊपरी लेयर पे होता है। तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन के अणु से ही बनता है। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से ऑक्सीजन O2 अणुओं से ओजोन बनती है। ऑक्सीजन अणुओं से ही ओजोन का निर्माण होता है। कैसे होता है? देखिए यहाँ पर एक समीकरण लिखा हुआ है O2, यह पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से पहले टूट जाता है। जो हमारा ऑक्सीजन अणु है O2 है, यह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, पराबैंगनी किरण से O2 टूट जाएगा O+O में। ठीक है, और जो O2 मॉलिक्यूल है जो नहीं टूटे हैं वह इस O से जुड़ते हैं और O3 का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो नहीं O2 टूटे हैं वह O से मिलकर O3 का निर्माण करेंगे, ओजोन बनाएंगे। ठीक, देखें ध्यान से। उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणुओं को विघटित करके स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ठीक है, तो यह जो उच्च ऊर्जा वाले पराबैंगनी विकिरण है, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, यह क्या करेंगे? ऑक्सीजन अणुओं को O2 को विघटित कर देंगे, O2 को ऑक्सीजन परमाणुओं में तोड़ देंगे, स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु बनाते हैं। ऑक्सीजन के जो स्वतंत्र परमाणु हैं ये संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। ऑक्सीजन के जो स्वतंत्र परमाणु हैं वो यह O2 से मिल जाएंगे और ओजोन बनाएंगे। ठीक, तो ऑक्सीजन के ये स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं, जैसा कि समीकरण में दिखाया गया है। ठीक है, तो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन पाए जाते हैं और यह अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से टूट जाते हैं ऑक्सीजन परमाणु में, O+O में, और जो ऑक्सीजन हमारे वातावरण में है वह ऊपरी लेयर पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से टूट चुके हैं, तो जो ऑक्सीजन अणु हैं वह इस ऑक्सीजन परमाणु से मिलेंगे और O3 का निर्माण करेंगे, ओजोन का फॉर्मेशन होगा वायुमंडल के ऊपरी सतह पे। ठीक, अब देखें नुकसान कैसे हो रहा है ओजोन परत में। 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा तीव्रता से गिरावट आने लगी है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1980 से वायुमंडल के जो ऊपरी लेयर पे ओजोन परत है उसके मात्रा में, उसकी सघनता में कमी आने लग रही है।
1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी है। अब यह गिरावट कैसे हुई है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह कहाँ यूज होता है? यह जो आपके घरों में ठंडा करने वाली चीजें हैं, जैसे कि फ्रिज हुआ, AC हुआ, उनमें गैस भरी जाती हैं, ठीक है, जो ठंडा करने का काम करती हैं। तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं उनमें, जो निकलते हैं उस गैस के माध्यम से, और यह एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके इसी ओजोन से रिएक्शन कर लेते हैं, जिससे ओजोन का लेयर पतला होने लगता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जैसे मानव संश्लेषित रसायन को इसका मुख्य कारक माना गया है। ठीक, तो ओजोन की मात्रा में तीव्रता से जो गिरावट आई है, ओजोन परत में जो छेद हुआ है, ओजोन परत जो पतला हुआ है, वो क्यों हुआ है? तो कारण बताया गया कि मानव ने एक संश्लेषित रसायन बनाया, आर्टिफिशियल केमिकल बनाया, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs। यही जिम्मेदार है, यही मुख्य कारक है ओजोन परत की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने की। तो 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव संश्लेषित रसायन को इसका मुख्य कारक माना गया। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज क्या है? इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, शीतलन, ठीक है, जो फ्रिज है आपका, और अग्निशमन के लिए किया जाता है, आग को बुझाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं CFCs जो है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, उसका यूज कहाँ होता है? रेफ्रिजरेटर में, शीतलन के लिए और अग्निशमन के लिए किया जाता है। ठीक, अब आगे देखें कैसे सुधार किया जाएगा इसका। 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सर्व अनुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1987 में जब संयुक्त पर्यावरण सम्मेलन हुआ, हर देश के पर्यावरणविद बुलाए गए, तो उन्होंने यह फैसला किया कि 1986 के समय CFC का जो उत्पादन दर था, उसी दर पर किया जाए, उससे ज़्यादा उत्पादन न किया जाए, यह फैसला हुआ। तो देखें ध्यान से, 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हुआ, यूनिप में यह सर्व अनुमति बनी, सब लोग इस पर सहमत हुए। क्या अनुमत हुए? CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। CFC जो है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका उत्पादन जो है स्थिर रखा जाए। और कितना रखा जाए स्थिर? इसका उत्पादन जो है 1986 के स्तर पर ही रखा जाए। ठीक है, तो इस तरह से अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा, पर्यावरणविद के द्वारा यह निश्चित किया गया, सर्वसम्मति से पारित हुआ कि CFC का उत्पादन जो है वो 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। ठीक, अब यह अनिवार्य है कि दुनिया भर की सभी जो निर्माण कंपनियां हैं वह CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। ठीक है, अब यह जरूरी हो गया है कि दुनिया भर की सभी जो निर्माण कंपनियां हैं, उनका जो फ्रिज का निर्माण हो, उसमें CFC का यूज न हो, दूसरे गैसों का यूज हो। अब यह जरूरी हो गया है, CFC रहित रेफ्रिजरेटर बनाएं। ठीक, तो यह हो गया आपके ओजोन डिप्लेशन के बारे में, ओजोन अपक्षय के बारे में। अब देखिए एक एक्टिविटी दिया गया है आपका, क्रियाकलाप 13.4। इसमें बताया गया है कि पुस्तकालय, इंटरनेट अथवा समाचार पत्रों से पता लगाइए कि कौन से रसायन ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आप पता लगाएं कि कौन से ऐसे अपक्षय हैं, रसायन हैं, केमिकल हैं, जो ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं, ओजोन परत को पतला कर रहे हैं। पता लगाइए कि इन पदार्थों के उत्पादन और उत्सर्जन के नियम संबंधी कानून ओजोन क्षरण कम करने में कितने सफल रहे हैं।
जो ओजोन परत को नष्ट करने वाले केमिकल हैं, ठीक है, उनके लिए उत्पादन के लिए, उत्सर्जन के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो कितना वक्त, ठीक है, कितने सही से वर्क कर रहे हैं। नियम संबंधी कानून जो हैं वह ओजोन क्षरण में को कम करने में कितने सफल रहे हैं। क्या पिछले कुछ वर्षों में ओजोन छिद्र के आकार में कुछ परिवर्तन आया है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आपको खुद से करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अगले टॉपिक के बारे में, कचरा प्रबंधन के बारे में। ठीक है, ये आपकी कचरा प्रबंधन दूसरी टॉपिक है। तो आइए इसकी चर्चा करते हैं, कचरा प्रबंधन के बारे में। देखें ध्यान से, अपनी दैनिक गतिविधि में, ठीक है, अपनी जो दैनिक एक्टिविटी होती है, डेली के कार्यक्रम होते हैं, अपनी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आपकी डेली एक्टिविटी में, दैनिक गतिविधि में, रोजमर्रा के जीवन में बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिन्हें हमें क्या करना है, फेंकना पड़ता है। इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या है? प्रश्न है कि इन जो चीजें आप फेंक रहे हैं उनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है? जब उन चीजों को आप फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है? आइए इन प्रकार के, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, तो आप जो है दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, और करने के बाद उनसे बहुत सारी चीजें, व्यर्थ की चीजें, अनावश्यक चीजें उत्पन्न होती हैं जिन्हें आपको फेंकना पड़ता है। ठीक है, इनमें जो है अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या है, और जब हम उन्हें फेंक देते हैं तो उनका क्या होता है। आइए इन्हीं प्रश्नों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए इन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचित विभिन्न एंजाइमों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जब जैव प्रक्रम आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि जो भी हम भोजन खाते हैं उनको अलग अलग जीवाणुओं के द्वारा पचाया जाता है, एंजाइमों के द्वारा पचाया जाता है। ठीक है, तो जैव प्रक्रम में हमने पढ़ा है कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता है? क्यों भोजन के सभी पदार्थों को पाचन के लिए अलग अलग एंजाइम की जरूरत होती है? क्यों न एक ही एंजाइम सभी भोजन को पाचन कर लेता है? आप देखते हैं प्रोटीन पाचन के लिए अलग एंजाइम, फैट के लिए अलग एंजाइम। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता है? ठीक है, अब आइए देखते हैं। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। एंजाइम जो है अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं, अर्थात जिसके पाचन के लिए जो एंजाइम है वह उसी पर वर्क करेगा, वह दूसरे पर वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब एंजाइम की जो क्रिया होती है वो स्पेशल होती है, विशिष्ट होती है, और वह उसी के लिए बना है, वह दूसरे पर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अगर किसी विशेष किसी विशेष प्रकार के पदार्थ हैं तो उनके पाचन के लिए, उनके अपघटन के लिए भी विशेष प्रकार के एंजाइम की जरूरत होती है। यह नहीं कि एक ही एंजाइम कई पदार्थों का पाचन करेगा। हर पदार्थ के पाचन के लिए, हर मैटर को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग एंजाइम है। एंजाइम की क्रिया विशिष्ट होती है। ठीक है, तो किसी विशेष पदार्थ के पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसीलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती। अगर आप सोचें कि
कोयला जो है ईंधन है और इसको जलाने से ऊर्जा पैदा होती है, तो हम कोयला खा लें इससे हमें शरीर को ऊर्जा मिल जाए, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोयला को पचाने वाले हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं है, तो कोयला से एनर्जी नहीं रिलीज कर पाएगा। तो इसीलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने वाले हमारे बॉडी में एंजाइम नहीं है। इसी कारण बहुत से मनुष्य, बहुत से मानव निर्मित पदार्थ, ठीक है, बहुत से मनुष्य के द्वारा बनाए गए पदार्थ हैं, मानव निर्मित पदार्थ हैं, जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवियों द्वारा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मानव निर्मित मनुष्य के द्वारा बनाए गए बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जो है जीवाणु के द्वारा या फिर दूसरे मृत जीवियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है। बैक्टीरिया के द्वारा या डिकम्पोजर के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है प्लास्टिक, जो कि मानव निर्मित द्वारा है। इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इन जो मानव निर्मित पदार्थ हैं, प्लास्टिक है, इनका अपघटन जीवाणु और मृत जीवी के द्वारा नहीं हो सकता है, लेकिन इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम का प्रभाव पड़ता है, जैसे टेम्परेचर, हीट का प्रभाव पड़ता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ठीक है, यह भौतिक प्रक्रम के द्वारा नष्ट होंगे, ऊष्मा और दाब के द्वारा नष्ट होंगे, लेकिन काफी लंबा समय ले लेंगे नष्ट होने में। लंबे समय तक ये पर्यावरण का भाग बने रहेंगे, जिससे बहुत सारा नुकसान करेंगे। तो इन पदार्थों पर भौतिक प्रक्रम जैसे कि ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव होता है, परंतु सामान्य अवस्था में लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। ठीक है, जिससे यह पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं। अगर यह एंजाइम के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, मृतजीवी के द्वारा पच जाते तो कम ही समय में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन इन पर जीवाणु और मृतजीवी का कोई इफेक्ट नहीं है। इन पर केवल प्रभाव हो रहा है भौतिक प्रक्रम का, ऊष्मा और दाब का, और वो भी ऊष्मा और दाब का प्रभाव जो है तुरंत इन पर असर नहीं हो रहा है, असर होने में लंबा समय लग जा रहा है, और ये लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान करते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा, बायोलॉजिकल प्रोसेस द्वारा, डिकम्पोजर के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, एंजाइम के द्वारा टूट जाते हैं, ऐसे पदार्थों को जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल कहते हैं। तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में से कितने जैव निम्नीकरण थे? अब यहाँ से क्वेश्चन है, एक एक्टिविटी थी कि आप जो है घर से निकलने वाले कचड़े को अलग अलग ग्रुप में बांट के मिट्टी में दबा दीजिए, और कुछ दिनों बाद उनको फिर खन के देखिए, तो जो जैव निम्नीकरण होंगे, जो बायोडिग्रेडेबल होंगे, वो तो खाद बन गए होंगे, गल गए होंगे, लेकिन जो जैव निम्नीकरण नहीं होंगे वह नहीं दबे होंगे, जैसे प्लास्टिक, रबड़, ये सब बने रहे होंगे। वही वहां से क्वेश्चन कर रहा है कि आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में कितने जैव निम्नीकरण थे। ठीक है, यह क्रियाकलाप 13.5 की बात हो रही है। इसमें क्या कहा गया है कि अपने घर से कचरा एकत्र कीजिए, अपने घर से कचरा एकत्र कीजिए। इसमें पूरे दिन में उत्पन्न कूड़ा कचरा, जैसे कि रसोई का कूड़ा जिसमें संदूषित भोजन हो, सब्जियों के छिलके हो, चाय का उपयोग की गई पत्तियां हो, दूध के खाली थैली हो, खाली डिब्बा हो, ठीक, रद्दी कागज, दवा की खाली बोतल, स्ट्रिप्स, बबल पैक, पुराने फटे कपड़े, जूते, ठीक है, यह हो सकते हैं। तो यह आपके अपने घर से निकलने वाले कचरा को इकट्ठा कीजिए, इसे विद्यालय के बागीचे में एक गड्ढे में दबा दीजिए, बागीचे में, विद्यालय के गड्ढे में दबा दीजिए। यदि ऐसा स्थान उपलब्ध न हो तो कचरे को किसी पुरानी बाल्टी और गमले में एकत्र करके 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी की परत ढक दीजिए।
अगर विद्यालय में बागीचे में गड्ढा न बन पाए, जगह न हो, तो इसके लिए आप पुरानी बाल्टी में इन चीज़ों को इकट्ठा करके 15 सेंटीमीटर मोटी मिट्टी से इनको ढक दीजिए। इसे नम रखिए, पानी छिड़कते रहिए। 15 दिन के बाद इसका अवलोकन कीजिए, इसको देखिए क्या हुआ। वह कौन से पदार्थ हैं जो लंबे समय के बाद भी अभी उसी तरह पड़े हुए हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। वह कौन से पदार्थ हैं जो लंबे समय बाद भी अपरिवर्तित रहते हैं, और वे कौन से पदार्थ हैं जिनके स्वरूप और संरचना में परिवर्तन आ गया है, जो नष्ट हो गए हैं, जो नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो पदार्थ नष्ट हो गए हैं वे बायोडिग्रेडेबल हैं, जैव निम्नीकरण है, और जो नष्ट नहीं हो रहे हैं वो जैव अनिम्नीकरण है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जिन पदार्थों के स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन हुआ, उनमें कौन से पदार्थ अतिशीघ्र परिवर्तित हुए हैं। ठीक है, जिन पदार्थों के स्वरूप में समय के साथ परिवर्तन हुआ, तो उनमें भी कौन से ऐसे पदार्थ हैं बहुत तेजी से परिवर्तित हुए हैं। वे कौन से पदार्थ हैं जो अति शीघ्र, फास्ट रेट से डिग्रेडेट हुए हैं, अति शीघ्र परिवर्तित हुए हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा गठित हो जाते हैं जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में कितने जैव निम्नीकरण थे, जो भी कागज कूड़ा करकट थे वो सब गल जाएंगे, लेकिन जो प्लास्टिक के आइटम्स थे, रबड़ के आइटम्स थे, उनको ठीक है डिग्रेडेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित, ठीक है, वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरण कहते हैं, और वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं वे अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अजैव निम्नीकरणी कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं उन्हें अजैव निम्नीकरणी कहते हैं, अजैव निम्नीकरणी कहलाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जो अजैव निम्नीकरणीय है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वह पदार्थ जो है इनर्ट होते हैं, अक्रिय होते हैं। इन पर जीवाणु का, डिकम्पोजर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह भौतिक प्रक्रम के द्वारा धीरे धीरे समाप्त होंगे और लंबे समय लग जाएगा इनको समाप्त होने में, ताप और दाब के द्वारा। तो हम कह सकते हैं यह सामान्यतः अक्रिय होते हैं, इनर्ट होते हैं, इन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं, पर्यावरण के अन्य सदस्यों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, किसी भी नगर या कस्बों में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी नगर या कस्बे में पहुंचे हैं तो आप देखेंगे कि चारों तरफ जो है कूड़े का ढेर लगा हुआ है। किसी भी नगर और कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहां पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ की खाली थैलियां इधर उधर फैली हुई दिखाई दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप कहीं घूमने जाएंगे, पर्यटन स्थल पर जाएंगे, तो वहां पे आप भी देखेंगे कि बड़ी मात्रा में खाली थैलियां जो है प्लास्टिक की इधर उधर फेंकी रहेंगी। तो किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहां पर बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थों की खाली थैलियां इधर उधर फैली हुई दिख जाएंगी। पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इन कचरों, ठीक है, क्लास 9th में हमने स्वयं के द्वारा उत्पादित इस कचरे से निपटान के उपाय में चर्चा की है।
कैसे इन कचरों से छुटकारा पाया जाए। आइए इस समस्या पर अधिक गंभीरता से ध्यान दें। ठीक है, अब आपको इस समस्या पर अधिक गंभीरता से ध्यान देना होगा, कचरों से निपटान करना होगा। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। जैसे जैसे हमारी जीवन शैली में सुधार हुआ है, उसके साथ साथ कचरों की मात्रा भी अधिक बढ़ गई है। हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हमारी अभिवृत्ति भी, परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। ठीक है, तो जो हमारी अभिवृत्ति है उसमें जो चेंजेज हुए हैं, जो परिवर्तन हुए हैं, वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। इस विषय में हम प्रयोज्य अर्थात निर्वर्तनीय वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, हम जो है ऐसे चीजों का उपयोग करने लगे हैं जो कि समाप्त नहीं हो रहा है, जो कि खराब नहीं हो रहा है, जो कि नष्ट नहीं हो रहा है। हम निर्वर्तनीय वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव से, अगर हम पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव करें, अजैव निम्नीकरणीय वस्तुओं के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव से अजैव निम्नीकरण वस्तुओं के कचरों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। कोई भी पैकेजिंग हो रहा है, प्लास्टिक के में पैक कर दिया जा रहा है, प्लास्टिक के चीज़ों का ज़्यादा यूज किया जा रहा है। इससे नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की संख्या बढ़ी है। तो हमारी जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। हमारी अभिवृत्ति में, हमारी टेंडेंसी में, हमारी मनोभावना में परिवर्तन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हम प्रयोज्य वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। ठीक है, हम नॉन बायोडिग्रेडेबल निवर्तनीय वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। पैकेजिंग के तरीकों में बदलाव से अजैव निम्नीकरण वस्तु के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की संख्या बढ़ी है। आपके विचार में इन सबका हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? ठीक है, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हैं, यह हमारे एटमॉस्फेयर को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? ठीक है, तो इनसे हमारा पर्यावरण काफी प्रभावित होगा, प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी। देखें क्रियाकलाप 13.7, पता लगाइए कि घरों से उत्पादित कचरे का क्या होता है। क्या किसी स्थान से इसे एकत्र करने का कोई प्रबंध है? पता लगाइए कि घरों से उत्पन्न होने वाले कचरों का क्या होता है। क्या किसी स्थान से इसे एकत्र करने का कोई प्रबंध है? पता लगाइए कि स्थानीय निकायों द्वारा इसका निपटान किस प्रकार किया जाता है। स्थानीय निकाय मतलब जो कचरे ढोने वाले हैं, जैसे कि पंचायत, नगर पालिका के आदमी लोग, आवास कल्याण समिति के लोग जो कचरे ले जाते हैं, वे इन कचरों का निपटान कैसे करते हैं? क्या वहाँ जैव अपघटित, अजैव अपघटित कचरे को अलग अलग करने की व्यवस्था है? गणना कीजिए कि एक दिन में घर से कितना कचरा उत्पन्न होता है। इसमें से कितना कचरा जैव निम्नीकरणीय है। गणना कीजिए कि कक्षा में प्रतिदिन कितना कचरा उत्पन्न होता है। इसमें कितना कचरा जैव निम्नीकरणीय है। इस कचरे के निपटान के कुछ उपाय बताइए। ठीक है, तो आपको कचरे के निपटान के कुछ उपाय सुझाना है। अगली एक्टिविटी में आपको कहा गया है, पता लगाइए कि आपके क्षेत्र में मल व्यन की क्या व्यवस्था है, टॉयलेट की क्या व्यवस्था है। पता लगाइए। क्या वहां इस बात का प्रबंध है कि स्थानीय जलाशय और जल के अन्य स्रोत अनउपचारित बाह्य मल से प्रभावित न हो। ठीक है, क्या वहां पर जो आपके
नज़दीक के जलाशय हैं, पोखरे हैं, ताल हैं, नदियां हैं, तो उनमें जो मल जा रहा है, जो कूड़े कचरे बह के जा रहे हैं, मल मूत्र जा रहे हैं, उनको साफ करके भेजा जा रहा है या उसी तरह छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, अपने क्षेत्र में पता लगाइए कि स्थानीय उद्योग अपने अपशिष्ट कूड़े कचरे तरल को निपटान का क्या प्रबंध करते हैं। जो आपके लोकल इंडस्ट्री लगे हुए हैं वो कचरे को कैसे निपटान करते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था बनाए हुए हैं। क्या वहाँ इस बात का प्रबंध है कि जिससे सुनिश्चित हो सके कि इन पदार्थों से भूमि और जल प्रदूषित नहीं होगा। ठीक है, क्या वहाँ पर इस व्यवस्था की गई है कि जो कचरा वह निकाल रहे हैं, जो पानी निकाल रहे हैं, उनसे भूमि या जल प्रदूषित नहीं होगा, बचाने की क्या कोई व्यवस्था वह किए हैं, ये पता लगाइए। और जाते जाते इस पर भी विचार कीजिए। रेलगाड़ियों में प्रयोज्य निवर्तनीय कप, रेलगाड़ियों में प्रयोज्य निवर्तनीय कप, देखिए ध्यान से। यदि आप अपने माता पिता से पूछेंगे तो संभवतः उन्हें याद होगा कि रेलगाड़ियों में चाय कांच के गिलास में दी जाती थी, जो चाय वालों को वापस कर दिए जाते थे। ठीक है, तो रेलगाड़ियों में जो चाय पिलाई जाती है, जो चाय बेचने वाले आते थे, वे चाय किस में देते थे, शीशे के गिलास में देते थे, और ये जो कांच के गिलास है वो चाय वालों को वापस कर दिए जाते थे। ठीक है, उसके बाद आया डिस्पोजल। डिस्पोजल कप और गिलास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ और स्वास्थ्यकर हैं। कांच के गिलास को बंद कर दिया गया क्योंकि कहा गया कि साफ नहीं रहते हैं, उसी तरह जो धुल के ला के दे देते हैं, पिलाते हैं। तो साफ और स्वास्थ्य के लिए डिस्पोजल कप और गिलास का यूज हुआ। डिस्पोजल कप और गिलास के उपयोग को इस आधार पर बढ़ावा मिला कि वे स्वच्छ और स्वास्थ्यकर हैं। उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग किए जाने वाले इन कपों का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा। साफ और स्वच्छ के लिए कांच के गिलास के जगह पे डिस्पोजल कप यूज हो गया, लेकिन उस समय किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि प्रतिदिन लाखों की संख्या में उपयोग की जाने वाले इन कपों का क्या इम्पैक्ट होगा। कुछ समय पूर्व कुल्हड़ का विकल्प लाया गया था। देखिए, मिट्टी का कुल्हड़ में चाय दीजिए, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया का कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए कितनी उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा। कुछ समय पूर्व कुल्हड़ मिट्टी के पात्र के विकल्प के रूप में लाए गए थे, परंतु इस पर विचार नहीं किया गया था कि इतनी बड़ी संख्या में कुल्हड़ बनाने के लिए उर्वरक मिट्टी का उपयोग होगा। अब कागज के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल हो रहा है। अब जो डिस्पोजल कप यूज हो रहे हैं वह कागज के हैं। अब कागज के डिस्पोजल कप का इस्तेमाल हो रहा है। आपके विचार में, ठीक है, आपके विचार में डिस्पोजल प्लास्टिक कप का उपयोग कागज के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल से क्या लाभ है। जो प्लास्टिक के डिस्पोजल कप थे उसकी जगह पर कागज के डिस्पोजल कप के इस्तेमाल से क्या फायदे हैं। तो अभी आप पढ़े हैं कि जो कागज के डिस्पोजल कप होंगे वो बायोडिग्रेडेबल होंगे, वो जैव निम्नीकरण होंगे, लेकिन जो प्लास्टिक के होंगे वो जैव अनिम्नीकरण होंगे, बायो नॉन डिग्रेडेबल होंगे। ठीक है, तो कागज के जो कप होंगे, डिस्पोजल कप होंगे, वह जीवाणुओं के द्वारा, डिकम्पोजर के द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे, जबकि जो प्लास्टिक के होंगे वे नष्ट नहीं होंगे। ठीक है, लास्ट एक्टिविटी की बात करते हैं। एक्टिविटी नंबर 13.9, इंटरनेट तथा पुस्तकालय की सहायता से पता लगाइए कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निपटान के समय किन खतरनाक वस्तुओं से आपको सुरक्षापूर्वक छुटकारा पाना है। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं उनको निपटाने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए
आपको किन खतरनाक वस्तुओं से अपने आप को बचाना है। ये पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। ठीक है, पता लगाइए कि प्लास्टिक का पुनः चक्रण किस प्रकार होता है, प्लास्टिक का रिसाइकलिंग कैसे होता है, प्लास्टिक का पुनः चक्रण किस प्रकार होता है। क्या प्लास्टिक के पुनः चक्रण का पर्यावरण पर कोई इम्पैक्ट होता है। जो प्लास्टिक का रिसाइकलिंग हो रही है, प्लास्टिक के सामानों को खरीद के कूड़े वाले, करकट वाले जो खरीदते हैं सामान को, कबाड़ी, वो इन प्लास्टिक के सामानों को फिर से रिसाइकल करके नई चीजें बनाते हैं। तो क्या इससे कोई इन्वायरमेंट पे, पर्यावरण पर इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को आपको पता लगाना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा। तो अगर हम समराइज करें तो आपने पारितंत्र के विभिन्न घटक जो अन्याश्रित होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उनके बारे में जाना। उत्पादक सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पारितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं, इसके बारे में जाना। जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का लॉस होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, और यह आहार श्रृंखला में पोषी स्तर को सीमित कर देता है। ठीक है, मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर समाघात होता है, इसके बारे में आपने पढ़ा। CFC जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सुरक्षा प्रदान करता है, अतः इसकी क्षति से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। हमारे द्वारा उत्पन्न कचरा जैव निम्नीकरणीय या अजैव निम्नीकरणीय हो सकता है। हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपने इन सारी चीजों के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप कीजिएगा। जो प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।